गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था आपका पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या है, फिर क्या नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्यों जरूरत पड़ती है ना। तो हमने ये देखा था कि कोई एक सक्सेसफुल आपको कोई गवर्नमेंट रन करनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है, साथ साथ एक हैप्पी और शांत लाइवलीहुड जीने के लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। हमें अगर जिंदगी में अच्छे से जीना है तो वी शुड हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन, तभी हम अच्छे से रह सकते हैं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक और रीजन ये था कि कोई उन पावर्स का मिसयूज नहीं कर सके, है ना। और उसके साथ साथ कि जो माइनॉरिटीज है, जो जैसे पीपल्स हमने बात करी थी, जिनकी संख्या कम है देश में, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना। और हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हमारे मेकर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट कर रहे थे उनके अंदर क्या उस समय की थिंकिंग थी, उन्हें सब चीजों के हमारे वैल्यूज थे, हमारे आइडियल्स थे, कल्चर, सबका ध्यान रखकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। ओके, आज हम पढ़ेंगे विच फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। ऐसे कौन कौन से फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया, है ना। जो कि हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन से फीचर्स थे जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, फॉर डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट इंडिया। Our long history of struggle for independence from British rule had a significant impact on the features that became a part of our constitution. जो हम आगे फीचर्स पढ़ेंगे, है ना, आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये जो फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स के रूल की वजह से जो सफर किया था इंडिया के कॉमन पीपल्स ने, उसको ध्यान रखते हुए इन फीचर्स को डाला गया है। The Constituent Assembly enlisted the key features of the Indian Constitution, which are as follow. तो Constituent Assembly ने कुछ की फीचर्स बनाए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक अच्छे तरीके से रन करने में हेल्प कर रहे हैं। उसमें जो सबसे पहला फीचर है वो फेडरलिज्म। ओके, पढ़ते हैं कि एक्चुअल होता है क्या। फेडरलिज्म इज रेफर्ड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के मोर देन वन लेवल हो, मतलब कि अगर एग्जांपल देखिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है हमारे स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में सारे फैसले लेने का हक किसको है? प्राइम मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, है ना, जो सेंटर चलाते हैं, वो पूरे इंडिया के लिए फैसला ले सकते हैं। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो हमारे राज्य की गवर्नमेंट है ना। तो ये कौन सा लेवल्स आ गए? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से काम है, हम स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? राज्य में को सही तरीके से चलाना, उसकी खुद की पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट करवाना, एज वेल एज जो सेंटर ने जो पॉलिसीज निकाली उसको भी इम्प्लीमेंट कराना। और अब स्टेट गवर्नमेंट से हमारे कौन से थे? लोकल गवर्नमेंट, जिसमें कि आपका सरपंच हो गया, अब सिटीज में हो गए तो कलेक्टर हो गया। तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हुई जो कि आपकी सिटी को संचालन करने में या फिर उसको अच्छी तरीके से चलाने में हेल्प करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपको दिख रहा है। सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से लोकल। दिस इज नोन एज फेडरलिज्म और अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, है ना। तो अब रीजन क्या है कि हमें इतने लेवल पे गवर्नमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी? देखो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, आप सेंटर से कोई फैसला लेके आप पूरे इंडिया पर राज नहीं कर सकते, इसीलिए हमें डिफरेंट स्टेट्स तक ये गवर्नमेंट को डिवाइड करना पड़ा। ओके, जैसे कि हर स्टेट्स के अपना अपना चीफ मिनिस्टर्स होता है, तो इससे होता क्या है कि गवर्नेंस करने में बहुत इजी होता है। India is a vast country. It has a number of peoples, communities, regions, languages, and social and political beliefs. Since it is a vast country, हमारे different religions, different beliefs है, customs है, social political beliefs है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इस वजह से काफी बड़ा कंट्री जिसमें ये सारी चीजें होती है, बहुत सारे पीपल्स है ना। हमारी आबादी कम से कम भी
आई थिंक 137 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। इसके साथ साथ ओनिंग टू द वास्ट जियोग्राफिकल सोशल एंड कल्चरल एक्सपांशन ए डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज नीडेड। अब इतने बड़े एरिया और इतनी सारी जनता को चलाने के लिए डिसेंट्रलाइज मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि डिफरेंट लेवल से बटी हुई, हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट उनको चलाती है ना। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट मतलब जिसका केंद्र, जिसका जो कैपिटल होता है वो मतलब सपोज दैट एक ही सेंटर से वो गवर्नमेंट चला रहे। सपोज करो कि ये स्टेट्स नहीं होते तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन, हमारा प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया को चलाता तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता चलाना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो एक जगह, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री तो एक ही जगह से फैसला लेगा, पूरे इंडिया को संचालन करने में, वो देखने में उसको काफी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमने डिसेंट्रलाइज यानी कि हमने स्टेट्स बांट दिए। इन स्टेट्स में इन गवर्नमेंट का काम क्या होगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको इम्प्लीमेंट कराना जो सेंटर से निकल रहे हैं, और स्टेट से जो उनके अकॉर्डिंग जो लगता है कि हमें और ये वाले रूल्स इम्प्लीमेंट करने तो वो भी करते हैं। Thus, we have a government at the central, state and local levels. जैसे कि आपको संदेश है हमारे पास 3 levels of government है, एक सेंटर में, एक स्टेट में, एक लोकल गवर्नमेंट है। This provisions require representatives of people at the different levels. अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं अलग अलग लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे लीडर्स के वो अलग होते हैं। जब आप स्टेट में आते हो तो आपको अलग लीडर्स मिलते हैं, है ना। और जब लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव में जाते हैं तो सरपंच के अलग अलग चुनाव होते हैं, तो अलग अलग आपको इलेक्ट करने के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं कि नहीं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन फॉर द नेशन। जैसे मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए, नेशन के लिए वो डिसीजन लेने में सक्षम है ना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कोई डिसीजन अगर पूरे देश के हित में लेना है तो कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस डिसीजंस आर टू बी फॉलोड बाय ऑल, कोई डिसीजन जो भी लेंगे वो सभी को फॉलो करना। But the decisions might not be suitable for a particular region or state. और कभी-कभी ऐसा होता है कि भले वो डिसीजन हमने ले लिया और उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो काफी नहीं हो या अच्छा नहीं हो या अप्रोप्रिएट नहीं हो, तो इन such case representative of the people of that region makes minor amendments to the law as per prevailing condition in the region. और इसी वजह से जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट होती है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ला देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रूल निकाला गया तो इसमें कुछ वो चेंज कर देता है हल्का सा, जिससे कि वहां के इंसान को वो सहूलियत मिल सके। फॉर स्टेट और सेकेंडरी लेवल डिसीजन मेकिंग पावर इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। और ये पावर से स्टेट गवर्नमेंट में कि कोई लॉ या कोई चीज ऐसे इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है और वहां के पीपल्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत स्लाइड उस लॉ में चेंज कर सकते हैं। तो ये करने का किसके पास है, उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के पास में। ये स्टेट इन इंडिया हैज गिवन एनाटॉमी टू टेक डिसीजन ऑन सर्टेन इश्यूज। और हर स्टेट को ये हक दे रखा है कि वो कुछ डिसीजंस पर वो ले सकता है, उसके पास इतने पावर्स हैं कि अगर कुछ सच कंडीशन स्पेशल केसेस में वो डिसीजन ले सकता है अपने अकॉर्डिंग। ओके, बट ऑल स्टेट्स हैव टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पर लेकिन भले उनको दे रखा, पर लेकिन सब सभी स्टेट की जिम्मेदारी है कि जितना हो सके तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लॉ निकलता है उसको वो फॉलो करवाए। द लोकल गवर्नमेंट वर्क्स एट द ग्रास रूट लेवल। जो लोकल गवर्नमेंट होती है ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, जैसे कि गाँव में सरपंच होते हैं, सिटीज में कलेक्टर होते हैं, तो वो पूरी उस सिटी को ही देखते हैं, तो मतलब वो पूरी सिटी से पूरे जुड़े हुए रहते हैं, तो वो पर्टिकुलरली उस सिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रास रूट लेवल। मतलब सरपंच होता है तो उसी गांव को लेकर वो रहता है, उनसे वो उसकी जुरिडिक्शन होती है उस गांव को बहुत अच्छे तरीके से जान सकता है, तो वो अच्छे से वहां पे रूल कर लेगा। द लोकल गवर्नमेंट, द पंचायती राज एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट, है ना। जो पंचायत गांव में पंचायती राज चलता है और सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज द मॉनेटरी एलोकेशन फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट for the work it does. In a federal country, states are not mere agents of the federal government but have some authority as per the constitution. अब फेडरल कंट्री में ऐसा होता है कि स्टेट एक प्रोमिनेंट वो नहीं होता है कि उसको सारे हक स्टेट से रिलेटेड कोई भी फैसला लेने के, पर लेकिन कुछ हक मिलते हैं, उसको चलना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से इम्प्लीमेंट कराने का तरीका उसका अलग हो सकता है। द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एट ऑल द लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया। पर हालांकि जो भी लॉज बनते हैं भले सेंट्रल से बने, स्टेट से बने या जो लोकल गवर्निंग बॉडी, वो सारे सिटीजंस को फॉलो करनी है। ओके, आज जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे
parliamentary form of government. Our constitution makers choose the parliamentary form of government based on the British parliamentary system. Parliamentary form of government कहाँ से लिया है? जो ब्रिटिशर्स की उस समय की parliamentary form of government थी, उससे ये form of government लिया गया है. In parliamentary form of government, the executive derives a democratic legitimacy from the confidence of the legislature, unlike presidential form of government. और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक साथ जो सांसद जो रहते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा में मिलकर वहां पे फैसला लेते हैं, वहां पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कोई नया लॉ बनाना होता है या बिल पास करवाना होता है तो क्या क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा में बहस होती है, वहां पर जितने पार्लियामेंट जितने भी वहां पर जो एमपीज है, सांसद है या फिर विधायक जो रहते हैं, वो लोग वहां पे फैसला लेते हैं, फिर उस बिल को पारित करते हैं. इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म. तो यहाँ प्रेसिडेंट डायरेक्टली कोई रूल नहीं वो नहीं कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट का कोई वो नहीं होता है कि वो कोई भी गवर्नमेंट को चेंज कर सके. कोई पार्लियामेंट्रियंस के जो नेता होते हैं, जो सांसद होते हैं, वही गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. जैसे कि अगर आपको जैसे हमने देखा लोकसभा चुनाव होते जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन होते, बेसिकली उसको लोकसभा चुनाव बोलते हैं. तो वहां पर जो भी लोकसभा कैंडिडेट्स होते हैं, जिसकी गवर्नमेंट मेजोरिटी फॉर्म करती है पार्लियामेंट में, जो भी दल का मेजोरिटी विधायक होते हैं जिनको चुना जाता है, जो पार्लियामेंट लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, वही पीपल्स जब जाके गवर्नमेंट बनाते, उसी दल के वो लोग गवर्नमेंट बनाते, उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आप आए हो, आपने लोकसभा में राज्यसभा चैनल देखा होगा, तो वो आपने देखा वहाँ पार्लियामेंट होता है, तो वहाँ पे एक दल ऐसा होता है जो कि अपोजिशन करता है, एक दल ऐसा होता है जो मीनिंग जो कि हम आपकी जो गवर्नमेंट है इंडिया में चल रही है, जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट, तो उनका दल अलग रहता है, तो इसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट. तो उसमें वो बीजेपी दल के पीपल्स ज्यादा रहते हैं, मेजोरिटी में रहते हैं, और जो अपोजिशन ऑफ लीडर्स अलग रहता है, इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. In this form of government, the head of the state is different from the head of government, while in presidential form of government, the head of the state is also the head of गवर्नमेंट. अब इसमें होता है क्या कि जैसे कि अगर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखोगे, राज्यसभा विधानसभा होती है, तो आप जैसे हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट होता है, सॉरी द हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, जैसे कि तो वो जरूरी नहीं है कि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हो ऑल ओवर द इंडिया, जरूरी नहीं है ना. और पढ़ने की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कहते हैं जो हेड होता है स्टेट का, वही पूरे गवर्नमेंट का भी हेड होता है. यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है. पार्लियामेंट्री फॉर्म में आपका जो कहते हैं कि इनके दल बने हुए रहते हैं, विपक्षी दल, अपोजिशन पार्टी एंड द रूलिंग पार्टी, इनका हेड अलग होता है एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट का हेड. ओके. The adult citizens of India elect the representatives from the different levels of government by voting. The representatives they choose are accountable to them. अब आप लोग सभी जानते हैं कि हमें जो लीडर्स को चुनना होता है, ये हमें चुनना होता है, हमें अपना वोट कास्ट करते हैं. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो यूनिवर्सल एडल्ट सफेद, जिसमें कि सारे पीपल्स हैं इंडिया के, वो एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए. It promotes and sets democratic attitude and challenges tradition practice of caste, gender hierarchy. इससे होता क्या है, इससे सभी इंसानों को, वर्ग को प्रोत्साहन मिलता है कि वो इक्वल है इन द while forming a government, और वो अपने हिसाब से अपने लीडर्स को चुन सकते हैं. The people of India have a direct role in electing their representatives. इंडिया जो मतलब कहते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है और एक्चुअल में है कि इंडिया के पीपल्स अपनी गवर्नमेंट को डायरेक्ट रूल करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, हम अपना वोट कास्ट करते हैं. इनफैक्ट गांव में सरपंच के इलेक्शन होते हैं, तो वो भी वहाँ के पीपल्स ही वोट अपना सरपंच को खुद ही चुनते हैं, तो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का पूरा हक है इंडिया में. Also, the citizens of the country, regardless of the caste, gender, trade, social background, can contest the election. और साथ ही साथ जरूरी जैसे कि हमें इंडिपेंडेंस मिली हुई है कि हम कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जेंडर के पीपल हो, हम वोट डाल सकते हैं. ठीक वैसे ही कोई भी पीपल किसी भी कास्ट का, किसी भी जेंडर का, किसी भी धर्म का चुनाव भी लड़ सकता है, इलेक्शन भी लड़ सकता है. आई थिंक आज के लिए आपके लिए इतना ही है. फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा. पर फिर भी मैं आपको